Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing the next part of chapter number 4 of ACCA F8 and the name of the chapter is मैं भूल गया, just one second. The name of the chapter is Ethics and Acceptance. So guys, before we get started, to all the students who have not subscribed to my channel yet, please subscribe. To the students who have subscribed to my channel, please share my channel with your friends and knowns. And a lot of students are there who are asking me that they want to contribute something to my channel. So guys, you can join the channel by joining the Thanksgiving level. It's the first level and it's the lowest amount that I can put. So if you want to contribute something to my channel, you can join that membership. So let's start. So अब हमारा जो लास्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का पार्ट आता है, दैट इज एक्चुअल और थ्रेटन्ड लिटिगेशन. सो इसका मतलब क्या है? ऑल्दो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये चीज़ मुझे ऑनेस्टली नहीं लगती कि ये सेल्फ इंटरेस्ट का पार्ट है, बट इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स में डाला हुआ है, तो कोई बात नहीं. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आता है एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन. इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम हैं यानी ACCA और ये हमारा क्लाइंट है. ठीक है, ये हमें ACCA, ये हमारी फर्म है और ये हमारा क्लाइंट है, और ऑब्वियसली इनकी पार्टी नहीं चल रही है. ठीक है. सो द पॉइंट इज ACCA वाला पर्सन इस क्लाइंट के पास कुछ ऑडिट कर रहा है. ऑफ कोर्स जो इनके एनुअल ऑडिट्स होते हैं वो कर रहा है. व्हाट हैपेंड इज कि किसी चीज़ से क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हुई और क्लाइंट ने इस ACCA को बोला कि भाई मैं तेरे ऊपर अब केस कर दूंगा. मतलब हमारी जो ACCA फर्म है, देयर आर लॉट ऑफ पार्टनर्स इन ACCA फर्म, काफ़ी सारे ACCAs हैं यहाँ पे. तो ये अकेला गया था अलॉन्ग विद सम एम्प्लॉयज़ यहाँ का ऑडिट करने. तो किसी एक चीज़ की वजह से कुछ इशू हो गया, तो क्लाइंट ने बोला कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, लिटिगेशन कर दूंगा, अगर तूने ये चीज़ लिखी, मैं तेरे को फंसा दूंगा किसी भी चीज़ में, झूठ बोल के फंसा दूंगा या जैसे मर्जी फंसा दूंगा. अगर ये सिनारियो आता है, सो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, सो व्हाट विल हैपन, ये जो ऑडिटर है ACCA है, इसकी तो बेचारे की डिग्निटी पे बात आ जाएगी. और ऑफ कोर्स एक बार अगर इसके ऊपर केस हो गया, सो ऑफ कोर्स इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो यहाँ पे भी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है कि उसको अपने आप को सेफ गार्ड करना होगा. सो ही विल नॉट डिस्क्लोज कुछ भी रॉन्गफुल अगर एक क्लाइंट कर रहा है. ठीक है. तो एक्चुअल और लिटिगेशन थ्रेट इन लिटिगेशन में क्या होगा? लिटिगेशन कुड रिप्रेजेंट अ ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट. दिस में अफेक्ट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड लीड टू रिलक्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इवेंट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर. मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन, अब जो क्लाइंट है वो मैनेजमेंट दे ही ना, कि ऑडिटर इन्फॉर्मेशन मांगी कि ऑडिट के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन दो, और क्लाइंट ने देने से मना कर दिया कि नहीं, हमें तो तुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है. सो दैट इज लिटिगेशन. The significance of the threat depends on materiality of the litigation and whether the litigation relates to prior assurance engagement. मतलब कि जो ये थ्रेट है, ये जो कितना तक वो किस हद तक वो डरा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन किस लेवल तक वो लिटिगेशन कर सकते हैं. छोटी मोटी चीज़ है तो ऑब्वियसली ACCA हम भी नहीं डरेंगे कि यार इतने से मैं क्या केस कर लेगा, कर ले जो करना है. तूने इतने बड़े बड़े कांड करे हुए अपनी ऑफिस में, हम ये सारे डिस्क्लोज करके तेरा धंधा बंद कराते हैं, तू देख. ठीक है. तो सारा हम डिस्क्लोज करके सब कुछ बताएंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ऑडिटर को सब कुछ बताएंगे. वो बोलता है ठीक है, फिर मैं भी बताता हूँ तेरे बारे में. तो थ्रेट डिपेंड्स अपॉन द लेवल, द मटेरियलिटी ऑफ लिटिगेशन. ठीक है. और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ प्रोफेशनल रिलेशन. सो अगर इन केस हमारा ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है, सो व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक. सो इट मे बी पॉसिबल टू कंटिन्यू अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट डिपेंडिंग ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट बाय, कि हम बोल सकते हैं कि यार चलो, अगर आपको लग रहा है कि ऑडिट में कुछ गड़बड़ है, ऑडिट नहीं करना, या ऑडिट में नई बात बन रही है, आप हम कुछ गलत कर रहे हैं, वॉट एवर द सीन इज, तो ठीक है, हमें ऑडिट कैंसिल कर देते हैं, ऑडिट आप किसी और से करा लो. जो बाकी हमारा दूसरा काम चल रहा है, हो सकता है इंटरनल ऑडिट का काम भी कर रहे हो, या कोई अदर अकाउंटिंग सर्विसेज भी दे रहे हो, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हो, वो कंटिन्यू कर लेते हैं. तो बोल रहे हैं कि ठीक है, ऑडिट वाला काम हटा दो, बाकी जो हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट चल रही हैं उनको रहने दो. ठीक है. कैसे? By discussing the matter with the client. If the litigation involves an individual, अगर हमारे यहाँ पे कोई litigation किसी इंडिविजुअल पे चल रहा है, तो उस इंडिविजुअल को हम एंगेजमेंट टीम से निकाल देंगे कि ठीक है, इसके ऊपर लिटिगेशन चल रही है या एक क्लाइंट इसके ऊपर लिटिगेशन करने वाला है, इसको हम ऑडिट टीम से निकाल देंगे.
हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क डन, ये तो हमने हर जगह पढ़ा है कि जब भी कुछ हो हम एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रखेंगे जो पूरा काम देखेगा कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन चली है तो ऑडिट ठीक से हुआ है या नहीं, ठीक है। इफ एडिक्वेट सेफगार्ड्स वुड नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर हमें लग रहा है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स ऑडिट करते हुए इम्प्लीमेंट नहीं हुए, देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड विड्रॉ फ्रॉम और डिक्लाइन द एंगेजमेंट, कि हमें भाई काम ही नहीं करना, आई एम सॉरी, आपको ज़्यादा ही अगर लिटिगेशन में जाना है तो ठीक है, यू गो बाय दैट, हम आपको ऑडिट ही नहीं कर रहे और बता देंगे जो भी इश्यूज हमारे साथ हुए, ठीक है। दैट इज एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन। तो शायद तुम्हें भी इसको पढ़ के लगा होगा कि दिस इज काइंड ऑफ नॉट रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सीरीज जो ऑफ थ्रेट जो हमारे आते हैं दैट इज फेमिलियरिटी थ्रेट्स। अब व्हाट आर फेमिलियरिटी थ्रेट्स? दीज थ्रेट्स आर कि जब तुम अपने क्लाइंट से, जैसे ACCA है, ACCA और ये इसका क्लाइंट है, ठीक है, अगर क्लाइंट से इसका कोई फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है या ये कोई फैमिली मेम्बर है या ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी और जो ACCA है, ACCA विल लूज इट्स प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल, वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। क्लाइंट ने अगर कुछ गलत करा है तो वो बोलेगा ठीक है इसको ऐसे से घुमा के ठीक कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक फैमिली का पार्ट है, ये एक नोन है, ये एक फ्रेंड है। अब ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, कैसे थ्रेट्स हो सकते हैं? फैमिलियरिटी थ्रेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला हमारा थ्रेट आता है लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सोनल। सो लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सोनल का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक ACCA फर्म है, ACCA फर्म में ये 4 सीनियर पार्टनर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं और काफ़ी सारे इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है और एक काफ़ी पुराना क्लाइंट है, काफ़ी सालों से हमारी फर्म के पास ही इस क्लाइंट का ऑडिट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑडिटर है, ये जो ACCA है, he is being doing the audit of this client from past couple of years। हर साल एनुअल ऑडिट होता है, सो ही इज़ दी वन चोजन और ये ही उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। तो अगर 5-6 सालों से ये एक ही क्लाइंट का, मतलब ऑब्वियसली और भी क्लाइंट्स इसके पास होंगे, लेकिन ये उस क्लाइंट का 5-6 साल से ऑडिट कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। इनको भी, क्लाइंट को भी पता होगा कि ऑडिटर का एक पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से आके चेकिंग करता है, तो दे नोज कि कहाँ पे हम कुछ हाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन। और इसको भी पता होगा कि आज तक अगर क्लाइंट ने कुछ ऐसा करा ही नहीं है तो अब भी क्या करेगा। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ फेमिलियरिटी थ्रेट, कि अगर कोई सीनियर पर्सोनल ACCA फर्म का एक क्लाइंट के साथ काफ़ी देर से एंगेजमेंट में है, सो व्हाट विल हैपन, सो द ऑडिटर बिकम टू ट्रस्टिंग और लेस स्केप्टिज्म ऑफ हिज professional skepticism and the client resulting in material misstatement going undetected। मतलब अगर ये सिनारियो हुआ तो हो सकता है कि क्लाइंट की बहुत सारी चीज़ों को ये ऑडिटर नहीं देखे, जस्ट बिकॉज ही फील्स लाइक आई हैव बीन डूइंग ऑडिट ऑफ दिस फर्म, इट्स बीन 6 ईयर्स, बहुत अच्छी फर्म है, बहुत अच्छे से काम करती है, हर बार मैं जाता हूँ मेरी खातिरदारी करते हैं, मुझे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे रिकॉर्ड मेरे को हर बार देते हैं, तो इस बार भी ठीक ही होगा, छोड़ो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मे ऑल्सो क्रिएट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न अबाउट लूजिंग दी लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट। अब ये तो था एक फेमिलियरिटी थ्रेट। इसके अलावा एक और थ्रेट ACCA फर्म को पूरा क्या बन सकता है कि अरे बहुत पुराना क्लाइंट है, ही इज़ ऑल्सो गिविंग गुड फीस। अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ भी, इतना पुराना क्लाइंट है, ट्रस्ट दोनों का एक दूसरे पे है, अगर इन केस हमने कुछ भी गड़बड़ कर दी इस क्लाइंट के अगेंस्ट और ये चला गया, सो व्हाट विल हैपन, वी विल इनकर लॉसेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा इतना पुराना क्लाइंट चला जाएगा, नाम खराब होगा कि इतना पुराना क्लाइंट है एकदम से चला गया। तो वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ जाता है कि अपने फ़ायदे के लिए हम वो गलतियाँ छुपा रहे हैं। एक तो गलतियाँ, देखो फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या होता है कि वो गलतियां अपने फ़ायदे के लिए नहीं छुपा रहे, वो एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए छुपा रहे कि एक रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे ACCA फर्म अपने फ़ायदे के लिए भी वो गलतियां छुपा सकती है, क्योंकि एक बहुत पुराना क्लाइंट है, ये चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को सेफगार्ड हम कैसे कर सकते हैं? ऑल क्लाइंट्स, अगर सारे क्लाइंट्स के लिए रोटेट इंडिविजुअल ऑफ द ऑडिट टीम, कि हर साल हम टीम रोटेट करें, कभी ये चला गया, कभी ये चला गया, कभी ये चला गया, कभी ये चला गया।
तभी हमारा एक अच्छा ऑडिट हो पाएगा। चेंज द रोल ऑफ इंडिविजुअल और द नेचर ऑफ टास्क दे परफॉर्म। अब हर बार जब ये ऑडिट करने जाता था सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर कंपनी का फर्म का जो सीनियर पार्टनर है, ये ऑडिट करने जाता था, हर साल सारे पार्टनर ने डिसाइड किया कि इस बार तुम ये नहीं वो चीज़ चेक करोगे इस क्लाइंट की, अगली बार ये नहीं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो हर बार इसके टास्क ही चेंज कर लिए ताकि ये पैटर्न ही ना समझ पाएँ और इनको अच्छे से काम करना पड़े। हैव एन अप्रोप्रिएट रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। ये तो हर बार होता है, जब भी कुछ ऐसा लगे तो पूरा काम दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। परफॉर्म रेगुलर इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज ऑफ द एंगेजमेंट, कि अगर एक ही ऑडिटर काफ़ी सालों से इसका क्लाइंट का काम कर रहा है तो इनमें से कुछ लोग इंडिपेंडेंटली कभी जैसे 3 महीने बाद चले गए यहाँ पे कंपनी में और 3 महीने बाद इसकी बुक चेक कर ली, फिर 6 महीने बाद चेक कर ली, ताकि एक आइडिया हो जाए कि जो ऑडिट इसने एक्चुअली किया है वो सही है कि नहीं। कि जैसे पूरे साल बाद इसने ऑडिट करा कि फर्म ठीक चल रही है, अगले साल हमने 3 महीने जाके चेक कर लिया उन 3 महीनों का रिकॉर्ड, देन अगले 3 महीनों का, देन अगले 3 महीनों का, लाइक दैट। सो व्हाट विल हैपन, जब ये ऐसे 3-3 महीनों का इंटरनल ऑडिट वगैरह करेंगे, पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर जो इसने काम किया था, इसने तो कहा था फर्म बड़ी अच्छी है, 3 महीने में हमें पता लग गया कि यहाँ घपले हो रहे हैं। सो वो चीज़ दैट इज परफॉर्म रेगुलर इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज ऑफ द एंगेजमेंट। अब अगर क्लाइंट हमारा लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, द एंगेजमेंट पार्टनर और एनी की ऑडिट पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब हम स्पेसिफिक चीज़ों में जा रहे हैं, अभी तक वी वर डूइंग जनरल, नाउ स्पेसिफिक, कि अगर हमारा एंगेजमेंट पार्टनर EQCR, आई टेल यू व्हाट इट इज़, अभी के लिए छोड़ देते हैं, और एनी अदर की ऑडिट पार्टनर जो भी हमारा है, उस पार्टनर को उस क्लाइंट में नॉट मोर देन 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स, कि अगर 7 साल वो उस क्लाइंट पे काम कर चुका है तो हमें वो मेंबर चेंज करना पड़ेगा। बहुत पुराना क्लाइंट है कोई बात नहीं, 7 साल तक वो ऑडिट कर सकता है। आफ्टर 7 years वी विल चेंज दी ऑडिटर, अपनी ही फर्म में इसकी जगह हम इसको अपॉइंट कर लेंगे, अब तू जा ऑडिट करने। आफ्टर द टाइम ऑन पीरियड द इंडिविजुअल मस्ट सर्व अ कूलिंग ऑफ पीरियड। अब टाइम ऑन पीरियड जब उसका सर्व हो गया, उसके बाद वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड बताएगा कि ऑडिट को, जैसे 7 साल से ऑडिट कर रहा है, सारा रिकॉर्ड सारा डेटा इसके पास है, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है मे बी फॉर सम मंथ्स, कि अब मैं इसका ऑडिट खत्म करके दूसरे को दे रहा हूँ, तो अपना सारा जो डेटा है, अपना सारा जो मैंने काम किया है, वो दूसरे ACCA को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये थोड़ी हमें कल से नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा तो क्लाइंट को भी बुरा लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो जाएगा, बोलेगा कि हाँ अब देखो अब से दूसरा पार्टनर आया करेगा, तो मेरे से जो भी आपको पेंडिंग पड़ा है वो सारा क्लियर ऑफ कर लो, ताकि आप अगले दूसरे ऑडिटर से काम करा लो। ठीक है, अब कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? द कूलिंग ऑफ पीरियड आर एज फॉलोज: 5 years फॉर एन एंगेजमेंट पार्टनर, 3 years फॉर एन EQCR एंड 2 years फॉर अ की ऑडिट पार्टनर। अब एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या। So guys, EQCR means Engagement Quality Control Review, कि अगर जो भी हमारा पर्सन, अब देखो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस पार्ट में कंफ्यूज हो कि सर एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, ऑडिट पार्टनर कौन होता है, और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, या इसका पार्टनर क्या होता है। सो गाइस देखो, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब जो ACCA ने क्लाइंट को अप्रोच किया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है, जिस ACCA ने क्लाइंट को अप्रोच किया था कि आप हमसे ऑडिट कराओ, क्लाइंट ने ठीक बोला, ठीक है मैं कराता हूँ, सारी डीलिंग क्लाइंट से ये कर रहा है कि इसने बताया कि हम आपको ऑडिट करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब कुछ, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, जो क्लाइंट से मिलता है और बताता है उसको कि हम आपको ऑडिट करेंगे और क्या क्या होगा। ऑडिट पार्टनर कौन होता है? जो एक्चुअली में इसका पूरा ऑडिट करता है, सारी सब चीज़ें चेक करता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तुम एक शोरूम में गए, शोरूम में जाके तुम्हें कपड़े लेने थे ऑफ कोर्स, और वो शोरूम तुम्हारे किसी नोन का था। तो पहले जब तुम शोरूम में गए तो वो नोन पर्सन तुम्हारे पास आया, उसने बोला हाँ जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे वैसे सब कुछ। ठीक है, तुम उसकी बात मान के अपने नोन की तुम उसके शोरूम में चले गए। सो दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एंगेजमेंट पार्टनर। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना एक दूसरा बंदा बोला कि इसके साथ चले जाओ, ये तुम्हें सारी चीज़ें दिखा देगा, जैसे कि नॉर्मल जो वहाँ पे काम करते हैं लोग उनका, ये तुम्हें सारी चीज़ें दिखा देगा।
सो दिस पर्सन इन दिस सिनारियो विल बी कॉल्ड एज ऑडिट पार्टनर। ठीक है, अब एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी रिव्यूअर कौन होता है कि जो क्वालिटी जितना भी ऑडिट हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, उसका जो प्रॉपर रिव्यू करता है। ठीक है, हालांकि इतने ऑनेस्टली इतने लोग नहीं होते, कई बार एंगेजमेंट पार्टनर कैन ऑल्सो बी ऑडिट पार्टनर, बट एंगेजमेंट पार्टनर नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि ये सिर्फ काम लाता है और जो ऑडिट पार्टनर है वो काम पूरा करता है। सो द पॉइंट इज एंगेजमेंट पार्टनर जो है हर साल, क्योंकि देखो हर साल एक रीअपॉइंटमेंट होती है, तो रीअपॉइंटमेंट भी सारी यही पार्टनर करता है कि अगले साल के लिए भी दोबारा गया, हाँ आप हमें ऑडिट दो, हाँ आप हमें ऑडिट दो, हाँ हमें ऑडिट दो। ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है दैट इज 5 ईयर्स, कि 5 ईयर्स तक वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद वो कर ही नहीं सकता। 3 ईयर्स फॉर एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड 2 ईयर्स फॉर अ की ऑडिट पार्टनर, कि आफ्टर 7 ईयर्स 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, 2 साल बाद ये पूरा जो ऑडिटर है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी कि सबसे पहला हमारा होता है कि एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और एनी की ऑडिट पार्टनर ये 7 साल से ज़्यादा, 7 क्यूमुलेटिव ईयर से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड टाइम ऑन पीरियड। उसके बाद इनका आता है कूलिंग पीरियड, एंगेजमेंट पार्टनर का है 5 ईयर्स, इकोनॉमिक कह रहा हूँ सॉरी, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का 3 ईयर्स और इसका 2 ईयर्स। ये मैं थोड़ा स्पेसिफिक लर्न करना पड़ेगा आगे। अब ये मैं कराऊंगा, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अ की ऑडिट पार्टनर मे बी परमिटेड टू सर्व 1 ईयर एक्सटेंशन इफ कॉन्टिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑडिट क्वालिटी, कि अगर ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इतने सालों से ऑडिट चल रहा है, इस ऑडिटर को काफ़ी चीज़ें पता है जो बहुत डिटेल में चेक करता है, एक नए ऑडिटर को उसको सीखने में टाइम लगेगा, तो 1 साल का उसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। आगे इफ़ एन ऑडिट मैं मेन पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम इसको भी हाईलाइट कर लेना सो दैट यू कैन लर्न दिस एज वेल। इफ एन ऑडिट क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है, बिकम्स अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, द लेंथ ऑफ टाइम सर्व्ड एज की ऑडिट पार्टनर बिफोर क्लाइंट बिकेम पब्लिक एंटिटी इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब अगर क्लाइंट हमारा पहले पब्लिक नहीं था, अब पब्लिक हो गया, पहले वो प्राइवेट था, अब पब्लिक हो गया, तो अगर हमारा जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है उसने 5 साल ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है, 5 साल बाद हमारी ये कंपनी पब्लिक हो गई है, तो ऐसा नहीं है पब्लिक होने के अगले 7 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। 5 साल से वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इस पीरियड को भी हम काउंट करेंगे। सो दैट मीन्स अगले सिर्फ 2 साल हैं उसके बाद, दिस इज कॉल्ड इज टाइम ऑन पीरियड, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक एंटिटी हमारी पहले प्राइवेट थी, अब पब्लिक हो चुकी है, तो इन दैट केस इसके प्राइवेट वाले टाइम में ऑडिट पार्टनर ने जितना काम किया हुआ है उसको भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, if a key audit partner was a key audit partner on that engagement at the different firm, the length of time served at prior firm should be taken into account. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, एक ACCA फर्म है ये, एक ACCA फर्म है ये, और ये है हमारा क्लाइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, समझ लोगे तो आसान रहेगा। अगर एक ACCA में, मान लो ये ACCA, ये इसका ऑडिटर था, ठीक है, एक सेकंड गाइस। सो इस ACCA पे जब ये ACCA का, इस फर्म में जब ACCA काम कर रहा था, 3 साल से ये इस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था। हुआ क्या, इसकी इस ACCA फर्म से कुछ इश्यूज हो गए और ये ACCA शिफ्ट हो गया दूसरी फर्म में। हो सकता है पार्टनर ही तो है, ये दूसरी फर्म में शिफ्ट हो गया। अब जब दूसरी फर्म में शिफ्ट हो गया, ये क्लाइंट इस ACCA पे बहुत ट्रस्ट करता था कि अच्छा ACCA है, काम अच्छे से करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, तो क्लाइंट ने बोला कि हम आगे भी इसी से ऑडिट कराएंगे, चाहे वो दूसरी फर्म में। अब जैसे मैं, अगर मान लो जो मेरा क्लाइंट है, अगर मैं फर्म भी चेंज कर रहा हूँ तो क्लाइंट मेरे पास ही रहेगा, ऐसे ही वो क्लाइंट इसी ऑडिट पार्टनर के पास रहा। सो हुआ ये, अब अगर मैंने ये देखना है कि टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, सो आई वुड से इस क्लाइंट पे सेम CA ने पहले 3 साल काम किया हुआ है, ACCA ने, दैट मीन्स आगे वो सिर्फ नेक्स्ट 4 ईयर टाइम ऑफ ही कर सकता है, विच मीन्स अगर एक ACCA ने फर्म में उसी क्लाइंट का किसी दूसरी फर्म से भी ऑडिट करा हुआ है, दैट टाइम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मतलब हमारा लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पे एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि एक ही क्लाइंट पे एक ही ऑडिटर
टाइम ऑन पीरियड 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता. So, if a key audit partner was a key audit partner on that engagement at different firm, पहले भी था, the length of time served at prior firm में जितना भी उसने काम किया है should be taken into account. इसको भी हम खाते में लिखेंगे. Next, an independent regulatory body may provide an audit firm with an exemption from partner rotating if the firm does not have sufficient people with necessary knowledge and experience to enable a partner rotation. मतलब अगर मान लो एक ACCA फर्म में मेन सिर्फ 3 ही पार्टनर्स हैं और यही एक पार्टनर है जिसको इस जैसे मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑडिट है, टेलीकॉम मतलब मोबाइल वगैरह के इसका ऑडिट है, और यही पर्सन है जो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री का मास्टर है, बाकियों को नॉलेज नहीं है. तो अगर मान लो अब रोटेशन करनी पड़ेगी, हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा है, 7 साल बाद कूलिंग ऑफ पीरियड आ जाएगा, फिर उसको रोटेशन करना पड़ेगा. पॉइंट इज अगर इन केस हमारे पास इतने बंदे नहीं हैं, सो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी से पूछा जा सकता है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी से, कि अगर हमारे पास बंदे कम हैं तो क्या हम रोटेशन रहने दें. हम आपको कंफर्म करते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम बिल्कुल बायस नहीं हैं, हम बहुत अच्छे से पूरी डिटेल चेकिंग करते हैं, हम अपना रिव्यू भी करा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम रोटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा काम ये देखता है और इसी को इस चीज़ की नॉलेज है. हो सकता है कि स्पेशलाइज, आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, ये अलग सेक्टर में स्पेशलाइज है, ये अलग सेक्टर में, ये इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर का सारा ये देखेगा. सो एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी मे प्रोवाइड ऑडिट फर्म विद एन, इट्स नॉट कंपल्सरी, मे, it's not always, may provide an audit firm with an exemption from partner rotation if firm does not have sufficient people with necessary knowledge and experience to enable partner rotation. During cooling off period, the individual shall not, cooling off period में individual क्या नहीं कर सकता, be an engagement team member नहीं बन सकता, consult with engagement team और client से बात नहीं कर सकता, be responsible for or provide other professional services to the audit client, ना उस क्लाइंट को कोई भी और अदर सर्विसेज दे सकता. कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब अपना काम कर और निकल, तेरे को ना एंगेजमेंट टीम वाले से बात करनी है कि चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं, ना तुम उसके मेंबर बन सकते हो एंगेजमेंट टीम के. और जैसे मान लो ऑडिट वो है ऑडिट पार्टनर, वो ही नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो एंगेजमेंट पार्टनर बन जाता हूँ. 5 साल कूलिंग ऑफ पीरियड, एंगेजमेंट पार्टनर का है 5 साल और ऑडिट पार्टनर का 2 साल, इसने बोला कि मैं एंगेजमेंट पार्टनर बन जाता हूँ. ऐसा नहीं हो सकता कूलिंग ऑफ पीरियड में. ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने छोड़ी थी, ये सिंपल थ्योरी वाला पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं. इन रिलेशन टू इंडिविजुअल द फर्म शुड कंसिडर, अगर हमारा जो इंडिविजुअल ऑडिटर है, फर्म को देखना चाहिए. अब यहाँ पे दीज आर वेरी जनरल कि अगर एक ही बंदा, हमारी फर्म का एक ही इंडिविजुअल उस क्लाइंट का, जैसे ये क्लाइंट है, हमारी फर्म का एक ही इंडिविजुअल उस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा है, तो वी शुड कंसिडर द लेंथ एंड क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, कि वो इंडिविजुअल कितना क्लोज है क्लाइंट से. द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ऑडिट टीम, कि ऑडिट टीम कब से काम कर रही है. द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू और वर्क ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो ये ऑडिट करता है क्लाइंट का, उस ऑडिट को, उस एश्योरेंस को कौन बंदा रिव्यू करते हैं, चेक करता है. हर बार अलग अलग बंदे चेक करते हैं, या किस हद तक रिव्यू करते हैं, या चल छोड़ यार ये काफ़ी टाइम से इस क्लाइंट का काम कर रहा है, अच्छा ही कर रहा होगा. एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल हैज़ हैड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ऑडिट, कि जो इंडिविजुअल है ऑडिट का आउटकम वो किस लेवल तक निकाल सकता है. उसने पहले ही बोल दिया कि यार क्लाइंट तो काम ठीक ही कर रहा होगा, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, ये सही होगा. वो चीज़ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जब तक हमने ऑडिट नहीं करा वी कैन नॉट डू दैट. सो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. सो दीज आर, हमें ये सोचना चाहिए. अब ये तो है फर्म को इन रिलेशन टू दी पर्सन, यानी ऑडिटर जो है फर्म का, उसके रिगार्डिंग फर्म को क्या सोचना चाहिए. इन रिलेशन टू दी ऑडिट क्लाइंट द फर्म शुड कंसिडर, ऑडिट क्लाइंट के लिए फर्म को क्या सोचना चाहिए. स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, कि क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए जब से वो पार्टनर काम कर रहा है. वेदर द क्लाइंट्स मैनेजमेंट टीम हैज़ चेंज, कि क्लाइंट की मैनेजमेंट कितनी बार चेंज हुई है. वेदर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैज़ चेंज और नॉट, कि जो सब्जेक्ट मैटर है, बेसिकली जो काम है, वो कितना कॉम्प्लेक्स हुआ है. क्योंकि अगर क्लाइंट के बहुत सारे, सोचो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं क्लाइंट के अंदर बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं होगा पुराने बंदे का. हम क्यों उसको चेंज करें, हमारे क्लाइंट के ही सारे मेन हेड चेंज हो गए,
तो फिर ये इसका क्या ही रोल है, ये तो ठीक है, ये तो नए बंदों से डील करेगा। वेदर द क्लाइंट मैनेजमेंट टीम हैज़ चेंज, वेदर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैज़ चेंज, ये चीज़ एक ऑडिटर को सोचनी पड़ेगी, फर्म को सोचनी पड़ेगी क्लाइंट के लिए। ये सोचना पड़ेगा जो इंडिविजुअल ऑडिट करने जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि फैमिलियरिटी थ्रेट ना रहे, लॉन्ग एसोसिएशन विद सीनियर पर्सोनल ना रहे। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अब सबसे बड़ा तो देखो कॉन्सेप्ट यही होता है कि कभी भी जो भी हमारा, जैसे ये हमारी ACCA फर्म है और ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है ना। सो सबसे बड़ा तो हमारा रूल यही होता है कि ACCA फर्म का मोस्टली, जैसे फॉर एग्जांपल यही पर्सन ऑडिट कर रहा है, तो इस पर्सन का कोई भी फैमिली मेम्बर किसी भी तरीके का क्लाइंट के किसी भी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा सो दैट विल बी अ फैमिली थ्रेट। दैट मीन्स वहाँ पे हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नहीं रहेगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा। तो सिंपल, a familiarity threat may occur when member of the engagement team has a family or personal relationship with someone at client who is able to exert significant influence over financial statements. That means कि एक ऑडिट पार्टनर का किसी भी क्लाइंट में, अब क्लाइंट का अगर छोटा मोटा एम्प्लॉई है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट का एक फाइनेंस का मेन बंदा है जिसका इन्फ्लुएंस क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स जैसे यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है या यही ऑडिट करता है या ही इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेकिंग ऑफ द क्लाइंट, सो इन दैट केस, और अगर इस ACCA का इससे कोई रिलेशन है, वाइफ है, फ्रेंड है, नोन है, कज़न है, father, mother, whoever, so in that case there will be a familiarity threat. तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, ऑडिट टीम मेंबर्स, कि अगर ऑडिट टीम मेंबर, जो हमारा ऑडिट का टीम मेंबर है, उसी का अगर कोई नोन है, देन रिमूव द इंडिविजुअल फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम, स्ट्रक्चर द एंगेजमेंट टीम सो दैट द इंडिविजुअल डज नॉट डील विद द मैटर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर। अब देखो, मान लो एक छोटा शहर है, छोटी जगह है, जहाँ पे बहुत सारे, देखो फैमिली, किसी की फैमिली छोटी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है। तो एक बंदा है, ही इज़ वेरी गुड, उसकी फैमिली में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो देयर आर चांसेस कि इस अच्छी कंपनी का भी डायरेक्टर इसका कोई नोन होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑडिट ही नहीं कर सकते, ऐसे तो कोई भी ऑडिट किसी का नहीं कर पाएगा, रिलेशन तो कहीं भी बन जाता है। सो पॉइंट ये है कि अगर हमें पता है, हम अगर ऑडिट कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा जो ये ऑडिटर है उसका कोई नोन वहाँ पे है, तो हम अपनी जो टीम बनाएंगे, लेट्स से वी मेड अ टीम ऑफ दीज 2 पर्सन, तो जो काम इस पर्सन ने करा है फाइनेंस का काम, वो काम ये ना देख के ही विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग, मतलब बाकी की सारी चीज़ें ये करेगा, बाकी की सारी चीज़ें ये करेगा, जो स्पेसिफिक काम ये पर्सन जो क्लाइंट के पास है, जिसका इससे रिलेशन है, वो करता है, ये इसका काम ये पर्सन देखने की बजाय ही विल लुक एट दैट वर्क, ठीक है। सो दैट इज लाइक हमारा एक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप का हम किस तरह से इसको कर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, अदर एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब मान लो हमारा ये ACCA फर्म है, ACCA फर्म में ये 3 पार्टनर्स हैं, ये हमारा क्लाइंट है और क्लाइंट का ऑडिट ये ACCA करता है, लेकिन क्लाइंट के अंदर क्लाइंट के पास इस पर्सन का कोई नोन जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स अदर एम्प्लॉयज, या तो ACCA फर्म का कोई एम्प्लॉय या कोई अदर पार्टनर ऑफ द फर्म का कोई रिलेशन है, देन द फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस टू प्रोवाइड फॉर गाइडेंस व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म हैज अ फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप विद समवन एट क्लाइंट हु इज एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट influence over the subject matter even when the individual is not a member of the engagement team। मतलब ये जो ACCA फर्म है, इसको अपनी पॉलिसी एंड रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे सो दैट इन केस अगर ये क्लाइंट का काम करता भी है, ये पर्सन क्लाइंट का काम करता भी है, इन दैट केस ऑल्सो इस पर्सन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना रहे। जैसे सिंपल सी बात देखो, इस पर्सन ने इसका ऑडिट करने गया, इसने बोला कि यार जिसका तो ऑडिट कर रहा है ना, वहाँ पे वो जो काम किया हुआ है वो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी वुड बी
है, जो भी वाइफ है, चलो वाइफ है, उसने काम करा हुआ है तो थोड़ा देख के करियो। तो इस फर्म को ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि अगर नॉन एंगेजमेंट पार्टनर या एम्प्लॉय का कोई भी नॉन क्लाइंट के पास है तो उसका इससे कोई रोल ही नहीं रखना। जस्ट एन एग्जांपल कि ये अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करेगा, ये इससे कुछ भी डिस्कशन करेगा ही नहीं इस क्लाइंट के रिगार्डिंग। लाइक दैट ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। द फर्म शुड स्ट्रक्चर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिड्यूस एनी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द एंगेजमेंट टीम एंड हैव अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रिव्यू। ये तो हमें पता ही है कि अप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए जो ऑडिट पूरा रिव्यू करे। और फर्म शुड स्ट्रक्चर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है ताकि ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहे उस चीज़ का कि उसका कोई रिलेशन है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सिंपली हमारा देखो गाइस टारगेट ये है कि जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस और एनीथिंग। पूरी अपनी प्रोफेशनलिज्म स्किल्स को यूज़ करके वो ऑडिट कर रहे हैं, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके ऑडिट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा। ये चीज़ मेन है जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस हमारा रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या है पहले मैं समझाता हूँ ताकि तुम्हें ये सारा अच्छे से समझ आए। देखो ये है ACCA फर्म और ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है जहाँ पे ED भी आते हैं, NEDs भी आते हैं, ये सारे। अब सोचो क्लाइंट को 3 EDs चाहिए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनको ज़रूरत थी 3 EDs की। सो व्हाट हैपेंड, क्लाइंट ने बोला देखो हमें नॉलेज नहीं है कि अच्छे EDs कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने ACCA फर्म को बोला कि देखो आप प्रोफेशनल हो, आपको आइडियाज़ होते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो और हमारे लिए प्लीज़ अच्छे EDs चुन लो। Obviously this is also kind of service which ACCA firm can give. Recruitment services can be given by a firm. काम तो कोई भी कर सकते हैं ना। तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज हमने क्लाइंट को दे दी। भाई पैसा चाहिए, हर आदमी आज की डेट में पैसा कमाना चाहता है, सो पैसा कहीं से भी है ना। तो ये सर्विसेज हमने क्लाइंट को दे दी, दैट इज रिक्रूटमेंट फर्म, रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब इस चीज से फैमिलियरिटी थ्रेट कैसे आएगा, देखो ACCA फर्म ने ही बंदे चूज करे हैं ED, इन्होंने ही देखा है कि देखो ऐसा ED हो, ऐसा ED हो, ऐसा हो, ऐसा हो, हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट ED दे देते हैं। ACCA फर्म ने ही अपने EDs यहाँ पे डिस्कस किए हैं और एक ED यहाँ पे है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सारा ध्यान देता है, मतलब ही इज़ लाइक अ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो व्हाट हैपन, जब ACCA फर्म का कोई भी ACCA इस फर्म का ऑडिट करेगा तो वो कहेगा भाई मैंने ही बंदा रखा है, मैंने ही तो बंदा रखा हुआ है, तो मेरे को तो ट्रस्ट है उस पर। तो वहाँ पे भी एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा कि यार मैंने ही तो बंदा रखा है, मेरे को पता है कि बंदा मैंने उसकी क्वालिफिकेशन चेक की है, सब कुछ करा है, तो दैट मीन्स मेरे को पता है वो कुछ काम नहीं गलत नहीं करता। तो वहाँ पे भी एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब रिक्रूटमेंट सर्विसेज से बचने के लिए, इस पॉइंट से, इस इशू से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट प्रोवाइडेड client makes all management decision including determining the suitability of candidate, selecting ये सब and all. So basically हम ये चीज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें सर्विसेज तो बहुत सारी देनी होती है, हमें हर जगह काम करना है। एक ही जगह टांग रखेंगे तो फिसलने का डर होता है। अगर हम 3-4 जगह अपनी टांगें फंसा के रखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ रिजल्ट आ जाए। ये जो मैंने बोली है लाइन, ये इसलिए बोली है कि when you are into a profession, when you are working, you don't always focus on particular one thing. Reason, क्योंकि आजकल if you want to survive, you have to put your step in different things, different work, different jobs. ठीक है, तभी 10 जगह काम करोगे, तभी एक जगह 2-3 जगह अच्छा रिजल्ट आएगा। एज अ इन्वेस्टर, जब तुम पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया नॉट टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन थिंग। अपना सारा पैसा एक जगह मत डालो, डाइवर्सिफाई द अमाउंट, कुछ पैसा कुछ शेयर्स में, कुछ पैसा कुछ शेयर्स में, कुछ पैसा कुछ शेयर्स में, कुछ पैसा उन शेयर्स में भी डाल दो जिसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज कि अगर तुमने सारा पैसा एक में डाल दिया और ये शेयर गिर गया तो तुम्हारा बहुत लॉस होगा। तो अलग अलग जगह डाले होंगे तो एक फ़ायदा होगा। सेम वे हम एक ACCA फर्म है, सो इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट वी प्रोवाइड एश्योरेंस सर्विसेज ओनली, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज, तो हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट है जिसका हमें ऑडिट भी करना है,
उस क्लाइंट को ही हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन, जो भी ये सारा सिलेक्शन का, इनका सैलरी का, बंदा सिलेक्ट करना है नहीं करना, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर है। हमने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि ये पर्सन को तुम रख सकते हो, ये 5-6 बंदे हैं, अब वो तुम्हें देखना है इसमें से कौन सा बंदा बढ़िया है। एक वो चीज़ तुम कर सकते हो। दूसरा, फर्म कैन नॉट प्रोवाइड रिक्रूटमेंट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स or senior management who would be in the position to exert significant influence over financial statement. That means ACCA firm किसी भी ऐसे पर्सन की रिक्रूटमेंट उस क्लाइंट को नहीं करवा सकती जिस पर्सन का डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट काम फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मतलब जो फाइनेंस का काम देखता है, क्योंकि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही होता है, तो अगर हम ईडी ही वो रखेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, तो फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा। तो हमें जो भी पर्सन डिसाइड करना है, अगर रखना भी है, हम पहली बात तो क्लाइंट के लिए पर्सन रख सकते हैं, बशर्ते क्लाइंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्लाइंट विल डिसाइड और नॉट, वो उसके ऊपर है। और हम नहीं रख सकते वो पर्सन जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यान रखता है। वी विल नॉट हायर दैट पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बंदे को नहीं रखना, दूसरे बंदे को रख सकते हैं, बशर्ते सारा काम जो है वो ये क्लाइंट ही देख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड, एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी भी थी पहले भी, कि अगर हमें फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर ऑडिट क्लाइंट ने ऑफर दिया है, वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, कि एक ACCA का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, एक ACCA का, कि यार क्लाइंट के बारे में गलत ना बोलो क्योंकि मैंने उसके पास ही आगे जाके जॉब करनी है। अब एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट टाइम में, ऑडिट क्लाइंट में फैमिलियरिटी थ्रेड कैसे आ सकता है? सो गाइस, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट। सो एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या है? आई थिंक बीच में मेरी वीडियो पॉज हो गई थी। सो एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ACCA फर्म थी जिसके 3 पार्टनर्स थे और ये एक ऑडिट क्लाइंट था। हुआ ये कि 3-4 साल पहले, या लेट्स से लास्ट ईयर, ये जो ऑडिटर था, ये जो ACCA का पर्सन था, इसने इस कंपनी में जॉब कर ली, इसने इस कंपनी में जॉब कर ली, ACCA को छोड़ दिया। अब क्या हुआ? अब ये उस फर्म में नहीं है, ही इज़ वर्किंग हेयर ऑन द जॉब, और ऑफ कोर्स ये फाइनेंस का ध्यान रख रहा है। और ये जो हमारा क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट अभी भी इसी फर्म के पास है। ऐसा नहीं है कि फर्म चेंज होगी, क्लाइंट अभी भी इसी ACCA फर्म के पास ही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट, और यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेड आ जाएगा। अब यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेड कैसे आ जाएगा? देखो, इट्स प्रीटी ऑब्वियस गाइस। अगर यही पर्सन हमारा जो पहले ऑडिटर था, अब वो वहां पे जॉब कर रहा है, और ये ऑडिटर जो था इन सबका फ्रेंड है। ठीक है, एक ही फर्म में जब सारे फ्रेंड्स होते हैं तो बहुत होती है बात कि ठीक है, ये फर्म छोड़ के चला गया, दूसरी फर्म में चला गया, अच्छा आदमी था, फ्रेंड था हमारा, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ अच्छा पैकेज मिल गया, रिस्पेक्ट भी होगी। अब अगर यही पर्सन उसका ऑडिट कर रहे हैं अगले साल से, तो इनको पता होगा कि यार ये तो अपना ही बंदा है, हमारा ही बंदा है, वहाँ गया है, इसको बहुत नॉलेज है, कोई गड़बड़ नहीं है। सो दैट विल बी अ फैमिलियरिटी थ्रेड। ठीक है, सो उस केस में व्हाट शुड हैपन? अ फर्म शुड एंश्योर no significant connection remains between the individual and the firm, such as entitlement to benefit or payments from the firm or participation in firm business and professional activities. मतलब in this case firm को ये इंश्योर करना चाहिए, अगर हम उस क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं तो उस पर्सन का, उस ACCA का जो पहले हमारी फर्म का पार्टनर था, उसका इस फर्म में कुछ भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है। क्योंकि अगर होगा तो ऑफकोर्स उसका इन्फ्लुएंस रहेगा कि भाई मेरे को फर्म से पैसे लेने हैं, मेरे को चुपका पूरे पैसे दे दो, वरना मैं पंगे डाल दूंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट लिटिगेशन कर दूंगा, मेरे को पैसे दो मेरे। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। या हो सकता है फर्म ने उससे पैसे लेने हो, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो एक ऑडिट था, उसके पैसे वो खुद लेके चला गया, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रीजन। सो ऐसा कोई भी पेंडिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। द फर्म शुड कंसिडर कि कौन सा पोजीशन लिया है उसने क्लाइंट के पास, ठीक है, कि उस ACCA ने उस क्लाइंट के पास कौन सा पोजीशन दिया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट द पर्सन विल हैव विद द ऑडिट टीम, कि ऑडिट टीम में उस पर्सन का किस लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। द लेंथ ऑफ टाइम सिंस
इंडिविजुअल वाज मेंबर ऑफ द टीम, कि लेंथ ऑफ टाइम ये पर्सन इस ऑडिट टीम का कब तक मेंबर था, एंड द फॉर्मर पोजीशन द इंडिविजुअल हैव इन ऑडिट टीम, कि ऑडिट टीम में इस पर्सन का पहले पोजीशन क्या थी। वो सारी चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्लान करना चाहिए। आगे अब इसमें सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं गाइस? गाइस 1 सेकंड, मेरे माइक में थोड़ा सा इशू हो गया। हाँ, सो हमारे सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? तो पहला इज हमारा ऑडिट प्लान मॉडिफाई करो। Assign individuals to the audit team who have sufficient experience in relation to the individual who has joined the client, कि अपनी ऑडिट टीम में उन पर्सन को रखो जो उसके साथ काम करते थे, ताकि उनको पता हो कि अगर वो फाइनेंस का बंदा है तो वो किस तरह से अकाउंट्स बनाता है, क्या क्या चीज़ें करता है, क्योंकि उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि कैसे हमें ऑडिट करना है। हैव एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रिव्यू द वर्क फॉर द फॉर्मर ऑडिट टीम मेंबर। ये तो गाइस हमेशा से होता है कि अप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए। जो पुराना ऑडिट जो इस पर्सन ने जब ये इस फर्म में था तब इसने जो ऑडिट करा है उसको प्रॉपर रिव्यू करो, क्योंकि अगर मान लो ये जॉब में गया है सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, हो सकता है इसने अपना ऑडिट भी ठीक से ना करा हो जो हमने पहले पढ़ा था वो चीज़। So partners joining listed client as a director or employee in a position to exert influence over financial statement, मतलब अगर फर्म का कोई भी पार्टनर या कोई एम्प्लॉई कोई भी पार्टनर क्लाइंट का डायरेक्टर बन रहा है या एम्प्लॉय बन रहा है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंट्रोल है, कि वो बनाता है या एडिट करता है वॉट एवर, देन इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड अनलेस subsequent to the partner ceasing to be the key audit partner, senior partner, the client has issued audited financial statement covering a period not less than 12 months. The partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statements. मतलब देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर जैसे ये ACCA फर्म है, ये वाला पार्टनर था, इसने इस क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया बाद में। सो बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से पहले किसी भी एक साल का यानी नॉट लेस देन 12 मंथ्स, किसी भी एक साल का यानी नॉट लेस देन 12 मंथ्स का जो भी ऑडिट हुआ है, जितना भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इसने नहीं करी, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस फर्म में ज्वाइन कर रहा है, इससे पहले जितने भी ऑडिट होते थे वो सारे यही पर्सन करता था, मतलब यही पर्सन इसकी ऑडिट करता था, 10 साल से ऑडिट करता आ रहा है, और 10 साल बाद इसने इस फर्म को ज्वाइन कर लिया। दैट मीन्स वहाँ पे इंडिपेंडेंस इज डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज बोला जाएगा, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक का इंटरेस्ट है उस कंपनी में, पब्लिक ने पैसा लगाया है, और एक ही बंदा जो उसका 10 साल से ऑडिट कर रहा था ये बता रहा था कि एक कंपनी बहुत अच्छी है, उसी बंदे ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और इसको छोड़ दिया। सो देयर आर चांसेस कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो उस केस में इंडिपेंडेंस वहाँ सैक्रिफाइस, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी कि बिफोर ज्वाइनिंग, इसके ज्वाइन करने से पहले अगर क्लाइंट का किसी भी 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का जो भी ऑडिट हुआ है वो ऑडिट इस पर्सन ने नहीं किसी और ने करा है, और अगर किसी और ने ऑडिट करा है और ऑडिट अच्छा बताया कि सही काम करा है कंपनी ने, जिसपे इसका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मान लो इसने ऑडिट करा था कि एक बार इसने ऑडिट करा था 1 साल के लिए, इसने नहीं करा था, तो अगर ऐसा हुआ था तो डेफिनेटली इसका इससे तो कोई लिंक नहीं है, ये अपना ऑडिट करेगा, ये अपना ऑडिट करेगा। तो जब इसने ऑडिट किया, इसने बताया कि क्लाइंट अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इन दैट केस हम उसको ठीक बोलेंगे, अदरवाइज इशू आ जाएगा। ठीक है। इफ अ सीनियर मैनेजर और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म ज्वाइंस अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट, अगर सीनियर या मैनेजिंग पार्टनर ज्वाइन किया है, इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज अनलेस 12 months have been passed since the individual was senior manager partner. एक सेकंड गाइस, ये देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को ये पॉइंट गाइस। ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ये क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे को जो समझ आया वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ACCA फर्म का सीनियर या पार्टनर किसी क्लाइंट को, लिस्टेड क्लाइंट को ज्वाइन करता है, तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ तब नहीं होगी अगर 12 months हो चुके हैं, 12 months हैव बीन पास्ड सिंस द इंडिविजुअल वॉज सीनियर मैनेजर पार्टनर। मतलब जो ये ACCA फर्म का ये पार्टनर जब था, ये लिस्टेड क्लाइंट है,
लिस्टेड क्लाइंट को इसने ज्वाइन किया है तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ तब नहीं होगी जब इस चीज़ को 12 मंथ्स हो चुके हैं. दिस दे हैज़ रिटर्न. अब ये किस चीज़ को 12 मंथ हो चुके हैं कि ऑडिट से पहले, ऑडिट के बाद. तो इस चीज़ के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर. ठीक है, तो मैं अभी इसको पढ़ के बाद में हुआ तो बता दूंगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट फॉर द टाइम बीइंग. अब हमने एक तो पढ़ लिया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कि जब ऑडिटर का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो ऑडिट ठीक से नहीं करता. दूसरा आता है फैमिलियरिटी थ्रेट, कि वो किसी लालच के लिए काम खराब नहीं कर रहा, वो बल्कि एक रिलेशन बना हुआ है क्लाइंट के साथ, इसलिए नहीं काम कर रहा. थर्ड आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है, ध्यान से सुनना. वेयर अ नॉन ऑडिट वर्क इज प्रोवाइडेड टू अ ऑडिट क्लाइंट एंड देन सब्जेक्ट टू ऑडिट, द ऑडिटर विल अनलाइकली टू एडमिट द एरर इन देयर ओन वर्क और मे नॉट आइडेंटिफाई एरर इन देयर ओन वर्क. इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो इसी से लिंक कराता हूँ, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज. अब जैसे ध्यान से सोचना, ये एक ACCA फर्म है, ये पर्सन अकाउंटिंग का मास्टर है, ये पर्सन ऑडिटिंग का मास्टर है, और ऑफ कोर्स ये हमारा क्लाइंट है. अब हुआ ये जो पर्सन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का अकाउंटिंग का मास्टर है, इसी को हमने अपॉइंट किया हुआ है कि तूने क्लाइंट की अकाउंटिंग करनी है. दैट मीन्स ही इज़ प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विस, ही इज़ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस. के सारे अकाउंट्स ये बंदा बना रहा है, मतलब पूरी एंट्रीज करना, सब कुछ करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, रेशोज, एवरीथिंग इज बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस ACCA. अब इसी फर्म के पास क्लाइंट का ऑडिट भी है कि इनको ऑडिट भी करना है, और ऑडिट किसका होता है, मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यानी बुक्स का. अब जब ये ऑडिटर है, ये जब क्लाइंट का ऑडिट करेगा तो इसका मतलब ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है कि कैसे बनी है, सही है कि गलत है, सब कुछ है. अब सोचो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स की फिगर या रेवेन्यू की फिगर 2 करोड़ से ज़्यादा दिखाई हुई है, 2 करोड़ से सेल ज़्यादा दिखाई हुई है. तो अब 2 करोड़ से अगर ये लिख के दे देगा क्लाइंट को कि भाई आपने तो सेल 2 करोड़ से ज़्यादा दिखाई हुई है, हम इसके तो बिल ही नहीं हमारे पास, 2 करोड़ की सेल के आपके पास बिल ही नहीं है, आपने फर्जी सेल दिखाई हुई है, तो मैं ये सेल डिसअलाउ कर रहा हूँ, मतलब आपकी बुक्स गलत बनी है. ऐसा अगर इसने बोल दिया तो दैट मीन्स ही इज क्वेश्चनिंग हिज ओन फर्म, क्योंकि इसी का फर्म का एक पर्सन उसकी बुक्स बना रहा है. वो तो इसको ध्यान रखना चाहिए था अकाउंटिंग करने से पहले कि भाई तुम्हारी जो सेल्स है उसमें गड़बड़ है, कि तुम्हारी जो सेल्स है, तुम्हारी सेल्स 2 करोड़ से तुम ज़्यादा मत दिखाओ, तुम्हारी सेल्स इनके बिल ही नहीं है, और जब एविडेंस ही नहीं है तो वो अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता. लेकिन इसने कर दी अकाउंटिंग. तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि अगर तुम ही उस क्लाइंट को अकाउंटिंग या कोई और ऐसा काम दे रहे हो और ऑडिट के टाइम पे तुम्हें अपने ही काम को चेक करना है, तो दैट मीन्स वहाँ पे तो तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे ना कि यार मैंने ही तो करा हुआ है, मेरा ही काम है, मैं अपना काम थोड़ी चेक करूँगा. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट. ठीक है. सो इसका सीधा सीधा यहाँ से पढ़ते हैं, ये चीज़ तुम्हें एक बार देख लेना, नॉट अ डिफिकल्ट, तुम्हारे को मैंने क्रक्स बता दिया. सो अगर हमारा कोई नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो क्या होगा, अ फर्म शैल ओनली प्रोवाइड नॉन लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस विच आर रूटीन और मैकेनिकल इन नेचर. बस सिंपल काम करना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं. Services which are routine and mechanical in nature and therefore require little or no professional judgment include, जैसे पेरोल का काम करना, पेरोल कैलकुलेशंस के, सैलरी कैलकुलेशन के, इसकी इतनी सैलरी बनती है, इसकी इतनी सैलरी बनती है, इतने दिन वो आया है. रिकॉर्डिंग रिकरिंग ट्रांजैक्शंस विच आर इजीली डिटरमाइनेबल, मतलब जर्नल एंट्रीज सिर्फ लिखना के सेल परचेज की एंट्रीज. कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन व्हेन क्लाइंट डिटरमाइंस, व्हेन इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जब क्लाइंट डिटरमाइन करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू. मतलब एक अब ऑडिटर ये ACCA फर्म का ही पार्टनर है, ये ही इसकी अकाउंटिंग कर रहा है. तो ये अब बेसिकली ये देखो, इसका सिंपल सा क्रक्स मैं क्या बोलूँगा इस पूरे का पढ़ने का क्रक्स, कि ये जो पर्सन है ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा अकाउंटिंग में, ये सिर्फ अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है ही इज़ फॉलोइंग दैट. ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा कि ऑडिट में कैसे क्या डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, किसको सैलरी में टैक्स कैसे बचाना है, या क्या चीज़ नहीं करनी, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा. इसको तो मैनेजमेंट ने पूरा काम करा हुआ है. ही इज़ ओनली हेयर टू डू दी जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा, मतलब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा. तभी वो चीज़ फीजिबल है, क्योंकि जब ऑडिट करेंगे, अब ऑडिट में मान लो यही ऑडिट कर रहा है, ठीक है, अपना ही काम, तो कंपनी ने बोलेंगे भाई तूने तो डेप्रिसिएशन
तू कह रहा डेप्रिसिएशन गलत लगी है, वो क्या बोलेगा, यार ये तो मैं आपको पहले भी कह रहा था अकाउंटिंग करते हुए कि आपकी डेप्रिसिएशन का रेट गलत है, यूजफुल लाइफ गलत है, आप माने ही नहीं, आपने कहा कि भाई ना ना जैसे तेरे को ठीक लग, जैसे हमने बोला वैसा कर, मैं तो वही कर रहा था, मैं तो आपको बोला था कि यूजफुल लाइफ गलत लग रही है, आप तब नहीं माने, तो ठीक है भैया मैं तो अपनी ऑडिट में तो लिखूंगा कि दिस इज रॉन्ग। सो दिस शुड बी दी सिनारियो कि वो अपना दिमाग अकाउंटिंग करते हुए ये सारी काम करते हुए कुछ नहीं लगा रहा, जैसा क्लाइंट बोल रहा है वैसा कर रहा है, बस सिर्फ अकाउंटिंग के रूल फॉलो कर रहा है। पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस कोडेड बाय क्लाइंट टू द लेजर, के लेजर्स वगैरह बनाने, posting client approved entries in trial balance, preparing financial statement based on information on client approved trial balance, बेसिकली हर चीज क्लाइंट ने जो बोली है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। क्लाइंट ने चीजें बता दी, इसकी जर्नल एंट्री कर दे, ठीक है उसने कर दी, क्लाइंट ने ये कर दिया, एक सेकंड गाइस थोड़ा सा स्लो सिस्टम हो गया था, हाँ सो क्लाइंट ने बोला कि इसकी जर्नल एंट्री कर दे, इसने जर्नल एंट्री कर दी, क्लाइंट ने बोला 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन रेट लगा के बुक्स में डाल दे, इसने डाल दिया, क्लाइंट ने बोला इन सब के लेजर्स की लिस्ट ये है, इनको ऐसे ऐसे लेजर्स में डालना है, डाल दिया, क्लाइंट ने बोला लेजर से ऐसे ट्रायल बैलेंस बना, उसने बना दिया, क्लाइंट ने बोला ट्रायल बैलेंस से फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स बना दे, उसने बना दी। दैट मीन्स अपना दिमाग ACCA ने कुछ नहीं लगाया, तभी वो उसका ऑडिट कर सकता है, वरना तो सेल्फ रिव्यू इंटरेस्ट आ देगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर मस्ट बी यूज टू परफॉर्म दिस सर्विस, कि जो ऑडिट टीम मेंबर्स नहीं है वही अकाउंटिंग करे, सेम बंदा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ना करे। एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर, मैं इसको पढ़ ही नहीं रहा गाइस, वही बात है, एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज शुड रिव्यू द ऑडिट वर्क ऑफ सर्विस परफॉर्म्ड। अब आता है लिस्टेड क्लाइंट के केस में क्या होगा। लिस्टेड क्लाइंट के केस में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अ फर्म कैन नॉट प्रोवाइड अ लिस्टेड क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। लो भैया कि लिस्टेड क्लाइंट को जो फर्म ऑडिट कर रही है वही फर्म अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। A firm can provide accounting service for divisions or related entries of a listed client if separate teams are used and divisions or related entities are collectively immaterial to the financial statement subject to audit। मतलब अगर एक क्लाइंट की 4 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, 5-6 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक डिवीजन का वो ऑडिट कर सकता है, सबका ऑडिट नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली जब ये कंसोलिडेट होंगी तो कंसोलिडेशन में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो ही कर सकता है, लेकिन ये ओवरऑल पूरी अकाउंटिंग नहीं कर सकता। सिंपल क्रक्स, ठीक है। डिविजन्स और रिलेटेड एंटिटीज, जैसे रिलेटेड एंटिटीज मतलब ये फर्म है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ऑडिट फर्म का होगा, ऑडिट मेन कंपनी का होगा, सब्सिडरी का नहीं होगा। तो सब्सिडरी का अकाउंटिंग का काम वो कर सकता है, लेकिन पेरेंट का अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज द केस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल ऑडिट सर्विस। अब इंटरनल ऑडिट सर्विस क्या होता है गाइस, देखो ये बार बार तुम कहोगे सर आप क्या हर बार ACCA बनाते हो, लेकिन पॉइंट इसके अलावा और मैं क्या करूं, ऑप्शन ही नहीं है। ये 2 ACCAs थे एक फर्म में, ये पर्सन क्लाइंट हमारा एक ही था, ये पर्सन वाज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट। अब इंटरनल ऑडिटर कौन होता है गाइस, इंटरनल ऑडिटर इज द पर्सन जो हर महीने जो भी ये क्लाइंट काम कर रहा है उस काम को देखता है, उस काम को अगर उसमें कुछ गड़बड़ है उसको ठीक कराता है, अपनी हर मंथ की रिपोर्ट बनाता है, प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के बेस पे क्लाइंट आगे काम करता है, ठीक है। दैट मीन्स दिस प्लेज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल वर्क, ठीक है। इंटरनल जो भी काम हो रहा है उसका ये पर्सन इस इंटेग्रल पार्ट होता है। अब अगर इस पर्सन ने इंटरनल ऑडिट हर महीने किया था, हर महीने इसने इंटरनल ऑडिट करा है क्लाइंट का, जो भी हर महीने बुक्स बनी है वो सारी रिव्यू कर ली, अपने इनपुट्स दिए, इंटरनल ऑडिटर अपने इनपुट्स भी देता है कि आप ऐसे इसको ठीक कर सकते हो, ये गड़बड़ हो रही है, ये इसने सारा करा है। अब यही पर्सन उस क्लाइंट का साल के एंड में ऑडिट भी कर रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट जो ईयर एंड पे होता है, तो वो क्या बोलेगा भाई मैंने ही ऑडिट करा, मैंने इंटरनल ऑडिट करा भाई, सारी गलतियां मैंने ही बताई है, तो सब ओके है भाई, सब कुछ ओके है। दैट मीन्स वो अपना खुद का काम थोड़ी चेक करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिटिंग सर्विस। सो इन एडिशन टू सेल्फ रिव्यू थ्रेड, an auditor needs to be careful not
टू अज्यूम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता, वो सिर्फ उनकी गलतियां बता सकता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता. अ फर्म शुड कंसिडर द मटेरियलिटी ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट, the risk of misstatement of assertions related to financial statement, the degree of reliance that audit team will place on the internal audit service. मतलब इंटरनल ऑडिट सर्विसेज का हमें ये ध्यान रखना है सिंपल, कि जब भी हम ऑडिट करेंगे हम इस पे किस लेवल तक का रिलाय कर सकते हैं, वो चीज़. हम बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिलाय करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है. ठीक है, क्योंकि हम ही ने काम करा है. इंटरनल ऑडिट की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. इंटरनल ऑडिट कुछ भी कर दिया, एक्सटर्नल ऑडिट में हमने उसी के बेस पे सब कुछ ओके कर दिया, सो दैट इज रॉन्ग. हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो एक सेल्फ रिव्यू इंटरेस्ट आ जाता है. An audit firm must be satisfied that management take full responsibility of the internal audit activities and internal control. इसका मतलब क्या है गाइस, ये ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट बात. अब होगा क्या, सोचो अगर ऑडिट करा इसका क्लाइंट का, और क्लाइंट ने बोल दिया कि भैया तुम ही ने तो इंटरनल ऑडिट किया था, तो तुम कैसे बोल सकते हो हमने काम गलत किया हुआ है, तुमने तब क्यों नहीं बताई हमें बात ये. तो अगर तो क्लाइंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इंटरनल ऑडिटर भले ही हम थे, लेकिन सारा काम इसने किया था और इसकी ही गलती थी कि वो काम ठीक नहीं हुआ, सारा काम इसी ने किया था और इट वॉज हिज मिस्टेक कि वो काम ठीक नहीं हुआ, देन दैट इज गुड. तो मैनेजमेंट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल ऑडिट. प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म द सर्विस. के जो इंटरनल ऑडिट सर्विस है, ये जो ऑडिट करते हैं नॉर्मल ऑडिट, उसके मेंबर नहीं होनी चाहिए. फर्म कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट फॉर अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट वेयर दिस सर्विसेज रिलेट टू इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ऑन रिलेशन टू अमाउंट डिस्क्लोजर मटेरियल. बेसिकली एक फर्म लिस्टेड क्लाइंट का अकाउंटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग और ऑडिट नहीं कर सकती, या तो ऑडिट करेगी या इंटरनल ऑडिट. ठीक है, दोनों नहीं कर सकते. किस चीज़ के रिगार्डिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेसिकली सिंपल सा क्रक्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमारी फर्म इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकती अगर वो क्लाइंट लिस्टेड है. कोई और काम कर सकती है, जैसे इंटरनल ऑडिट में जैसे MIS रिपोर्ट्स बनाना, मंथली रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्टिंग कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके रिगार्डिंग नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट आता है टैक्स सर्विसेज. अब टैक्स सर्विसेज क्या होता है गाइस, जैसे ऑडिट का मतलब होता है कि हम ऑडिट कर रहे हैं क्लाइंट का, सारी चेकिंग कर रहे हैं. टैक्स सर्विसेज होता है प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट. कैसे, जैसे हम क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं कि हम आपकी टैक्स रिटर्न बनाएंगे, सारी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, आपकी सारी टैक्स प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे आपका टैक्स सेव हो सकता है, वो सब कुछ, सारे आपके टैक्स डिस्प्यूट्स को हम लड़ेंगे कोर्ट में. दैट मीन्स हम उसको टैक्सेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं. ठीक है, दे सकते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है, दे सकते हैं, काम करना है. लेकिन उस केस में हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते. क्यों? एग्जाम्पल देखो, इस ACCA ने क्लाइंट को टैक्सेशन सर्विस दी कि आपका इतना टैक्स बनता है, आप इतना टैक्स जमा कराओ, जो कि उसने करा दिया. बाद में ये हुआ कि क्लाइंट जब ऑडिट करा तो पता चला कि भैया टैक्स उसने बहुत कम जमा कराया था, उस पर पेनल्टी भी लगनी थी, मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. तो सारी बात किस पे आ जाएगी, इस पे. क्लाइंट बोलेगा भाई तूने ही मुझे बताया था इतना टैक्स जमा होगा, अब तू बोल रहा था जमा होगा, ये गलत है. तो ऐसा नहीं करना. ठीक है, अ फर्म शुड कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ क्लाइंट एम्प्लॉयज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम. पॉइंट इज, उस केस में हमें क्या देखना है कि किस लेवल तक की हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जो क्लाइंट के एम्प्लॉयज हैं उनको टैक्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हम बोल सकते हैं ना कि टैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ परसेंटेज बताया था कि ये चल रहा है, वो सब कुछ करा आपके बंदों नहीं है, अब इंटरेस्ट उसने गलत लगाया, मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीज़. एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम के टैक्स कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट है. अगर टैक्स कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, ईजिली निकल जाएगा, सिंपल एक पर्टिकुलर 10% से मल्टीप्लाई करो टैक्स आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम हो सकता है उनको बोलें कि देखो हम नहीं टैक्स निकाल रहे, आप प्लीज़ किसी और पर्सन से बात करो, उससे टैक्स निकलवाओ. हम बोल सकते हैं ऐसा. ठीक है,
सो गाइस अब पॉइंट आता है, अब इन्होंने हमें टैक्स सर्विसेज में कि जैसे अब ये थोड़ा सा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑडिट, सब्जेक्ट हमारा है ऑडिट एंड हमें ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, दिस इज स्किल लेवल। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी टैक्स सर्विसेज हैं जो हम दे सकते हैं अगर हम ऑडिट भी कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी टैक्स सर्विसेज हैं हम क्या लिस्टेड को दे सकते हैं, अनलिस्टेड को नहीं दे सकते। सो वो चीज़, सो सबसे पहले हमारा आता है टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। सो व्हाट इज़ टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन? हर कंट्री में जब भी कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म प्रॉफिट कमाती है, ऑफ कोर्स सारी कमाते हैं, तो हर साल उनको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर दैट कि हमें वो चीज़ कि हाँ हमने इस साल यहाँ से इतने पैसे कमाए, यहाँ से इतने पैसे कमाए, यहाँ से इतने पैसे कमाए, इस पे इतना टैक्स बनता है और वो टैक्स हमने ऑनलाइन या जैसे भी ऐसे पे कर दिया। तो अब हमारा कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी है, नील टैक्स लायबिलिटी है, और ऐसी टैक्स रिटर्न हमें फाइल करनी होती है हर कंपनी को, हर बिजनेसमैन को। सो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को और ऑडिट भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द रिटर्न। सब कुछ क्लाइंट ने ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ भी गड़बड़ हुई तो क्लाइंट ही फंसेगा क्योंकि क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं देन नो सेफ गार्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द क्लाइंट। अब आती है टैक्स कैलकुलेशन। तो क्या हम टैक्स कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? लेट्स सी। अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो टैक्स कैलकुलेशन सेम, अगर हमारी फर्म में 2 है पर्सन, ये ऑडिटर है और ये ACCA है, ये उसका दूसरा पार्टनर है, ये टैक्स कैलकुलेशन कर सकता है तो ये ऑडिट नहीं कर सकता, ही कैन डू द ऑडिट। सो यूज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर टू परफॉर्म द टैक्स कैलकुलेशन सर्विस। और ऑफ कोर्स जो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि सारा काम बाद में किसी से रिव्यू कराओ। अगर लिस्टेड क्लाइंट हो हमारा देन वी कैन नॉट प्रोवाइड टैक्स कैलकुलेशन सर्विस ऑफ करंट और डेफर्ड टैक्स वेयर द फिगर्स आर मटेरियल। बेसिकली देखो, जो भी टैक्स कैलकुलेशन होती है, अब कई बार होती है टैक्स कैलकुलेशन फिगर्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नॉट। जैसे हाउस टैक्स, जस्ट एग्जाम्पल, हाउस टैक्स, बिजनेस टैक्स, उसका हमारा इनकम टैक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन इतना नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसी के बेस पे बनता है, वो ऐसा कोई टैक्स कैलकुलेशन लिस्टेड क्लाइंट को हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, कि टैक्स कैसे आप बचा सकते हो डायरेक्ट रूट से, अच्छे रूट से, स्ट्रेट रूट से। जैसे कई बार होता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो टैक्स बच जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, कि लीगल वे से हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। So in addition to the consideration in this, the firm should consider the degree of subjectivity involved, कि किस लेवल तक का हम टैक्स बचा रहे हैं, where tax treatment is supported by a private ruling and cleared by tax authority। गाइज एक काम करते हैं, आज के लिए तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा इस वीडियो के लिए, मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्सर्ट हो चुका हूँ, बिकॉज इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एंड तुम्हारे लिए वीडियो शायद घंटे की है, बट मेरे लिए इसको 3 घंटे लग चुके हैं, 3 भी क्या 3.5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मुझे पॉज करके उस चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन आई डिलीवर। सो लेट्स डू वन थिंग, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे कराता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, पहले देख लूँ चैप्टर कितना रह गया, कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर दूँ कंप्लीट कर दूँगा, फिर रह जाए। अरे 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 अभी तो काफ़ी बचा है चैप्टर, ये एक्सट्रीमली लेंथी चैप्टर। ठीक है, चलो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, और कोशिश करूँगा भाई नेक्स्ट क्लास जल्दी ही बना सकूँ। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड